Hello students, welcome to you all in chapter 3 Glimpses of the Past with full Hindi explanation from book Honeydew. So before you read, here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the condition that led to the event known as the First War of Independence in 1857. यहाँ पे आपको कुछ पिक्टोरियल यानी पिक्चर्स के थ्रू कुछ ग्लिम्सेस मीन्स होता है झलक ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे इतिहास के बारे में 1757 से लेके 1857 के मिड के टाइम पीरियड को दिखाया गया है. दिस पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स मीन्स अ सर्कल अराउंड द वर्ड्स दैट समवन सेज इन अ कार्टून. इस पिक्चर में आप इजीली देख सकते हैं कि लोगों के द्वारा कहे गए ऐसे शब्द जिन्हें कार्टून्स में या फिर किसी स्टोरी टेलिंग में यूज़ किया जाता है उन्हें स्पीच बबल्स कहते हैं. विल हेल्प क्लैरिफाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशन दैट लेड टू द इवेंट्स नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857 कि किस तरीके की कंडीशंस बनी, सिचुएशंस बनी और ऐसी घटनाएं हुई जो आगे चल के जिसकी वजह से 1857 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. This chapter is divided into 9 parts. तो let's start with the first part, the matriarchs. Matriarchs means होता है शहीद. यहाँ आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है एट अ फंक्शन इन दिल्ली में एक फंक्शन हो रहा है जिसमें स्पीच बबल दिया गया है जिसमें लता मंगेशकर जी एक पेट्रियोटिक सॉन्ग गा रही है जिसे आपने अक्सर सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी. ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइसेस ऑफ इंडियाज़ मैट्रियार्स. तो इस तरीके से लता मंगेशकर जी दिल्ली के इस फंक्शन में जो मैट्रियार्स जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान गंवाई, हमारे देश को आज़ादी दिलाई, उनके लिए इस गाने को गा रही हैं. नाउ द सेकेंड पार्ट, द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट 1757 to 1849. कॉन्क्वेस्ट मीन्स होता है विजय, टू विक्ट्री. With its superior weapons, the British East India Company was extending its power in 18th century India. 18th century में भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपने पावर्स को काफ़ी हद तक एक्सटेंड कर लिया था, बढ़ा लिया था. यहाँ आपको मैप दिया गया है जिसमें इंडियन प्रिंसेस एंड द सेकंड वन इज़ ब्रिटिश टर्शरी, यानी जो येलो पार्ट्स है यहाँ तक उस समय तक इंडियन प्रिंसेस यानी कि भारतीयों का शासन था और जो आपको जो पिंक पार्ट दिखाई दे रहा है वो ब्रिटिश टर्शरी थी यानी जहाँ पे ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल कर लिया था. इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड का मीन्स होता है जो दूर की ना सोचे, यानी जो फ्यूचर के बारे में ना सोचे, सिर्फ प्रेजेंट के बारे में सोचे. तो जो इंडियन प्रिंसेस थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट साइटेड थे. दैट अपस्टार्ट राजा भा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम. तो जो इंडियन प्रिंसेस थे वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, अपने किंगडम को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सटेंड करने की सोच रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को हराने के लिए, इंडियन प्रिंसेस ने अपने आप में एक दूसरे को हराने के लिए ब्रिटिशर्स की हेल्प लेने की सोची. द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स. और जो इंडियंस थे वो लगातार हो रहे इस युद्धों की वजह से बिल्कुल भी खुश नहीं थे. The rivalries helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes one by one. जो rivalries थे, जो दुश्मन थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प की जिसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी आसानी से उन्होंने इंडियन प्रिंसेस थे, उनके रीजन थे, किंगडम थे, उनमें वन बाय वन अपना सब्ड्यू मीन्स होता है कंट्रोल करना, मॉडिफाई करना, उन पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया. A far-seeing ruler like the brave Tipu of Mysore fought the British till he died fighting. A far-seeing ruler, far-seeing का मतलब होता है दूरदर्शी, जो दूर की सोचने वाला हो. तो टीपू सुल्तान जैसे जो मैसूर के शासक थे हैदराबाद, वो काफ़ी दूरदर्शी थे, काफ़ी दूर की सोचते थे. वो जान गए थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में धीरे धीरे अपना कब्ज़ा बढ़ाते जा रही है, तो इसीलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ लड़ते लड़ते अपनी जान दे दी. Now after that, how did Indians react to these conquest? अब इस विजय के बाद जो इंडियंस थे उनका क्या रिएक्शन रहा. यहाँ पे आपको 2 पिक्स दिए गए हैं. फर्स्ट वन इज़ थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री नाउ. कुछ लोगों का मानना ये था कि अब देश में पीस है, शांति है. नो मोर वॉर्स, नो लूटिंग बाय थग्स. ना तो अब युद्ध होंगे और ना ही किसी को लूटा जाएगा.
सेकेंड वन, इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। कुछ लोगों का मानना था कि ये तो भगवान है जिन्होंने ब्रिटिशर्स को हमारे लिए भेजा, यानी कि ये लोग ब्रिटिशर्स के फेवर में थे। थर्ड वन, आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद देम। और कुछ लोगों का मानना ये था कि हमारा जो डेस्टिनी है, हमारी जो किस्मत है, वो अंग्रेज़ों के साथ, ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ी हुई है। इन द अदर पार्ट, जो कुछ लोग और थे जो ब्रिटिशर्स के फेवर में नहीं थे, उनका क्या मानना था? द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। इनका मानना ये था कि ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ के लोगों को मारा है, मार रहे हैं, एंड डिथ्रोन्ड आवर किंग्स। डिथ्रोन्ड मतलब होता है राजा को उसके सिंहासन से, उसकी गद्दी से हटा देना। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड। कुछ लोगों का मानना ये था कि अंग्रेज़ों के द्वारा जिन राजा महाराजाओं को मारा जा रहा है वो बुरे थे, लेकिन सारे के सारे तो बुरे नहीं थे, लेकिन जो भी था वो भारत के थे। एंड सम सेड दैट नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरेनर्स। और कुछ लोगों का मानना ये था कि हम बाहर से आए हुए लोगों के, यानी कि ब्रिटिशर्स के स्लेव्स मीन्स होता है गुलाम, उनके अब हम गुलाम बन गए हैं। नाउ थर्ड पार्ट, ब्रिटिश रूल 1765 to 1836। तो इस पार्ट में हम 1765 से लेके 1836 के टाइम ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने प्रीस्ट मीन्स होता है उपदेश देना। उन्होंने कुछ आइडियाज़ ऐसे थे जिनके बारे में लोगों को उपदेश देना शुरू किया, जैसे अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। उनका मानना ये था कि अगर कोई इंसान अपने देश को छोड़ के या फिर समुद्र पार चले जाता है तो जो उसका धर्म है वो भंग हो जाएगा। ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू विमेन। उस टाइम में ये माना जाता था कि जितनी भी माइजरी मीन्स कष्ट, जितने भी दुख तकलीफ़ है पूरी दुनिया में, उसका जो मेन कारण है वो विमेन है, यानी औरतों की वजह से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में दुख है। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। जो सच्चाई वाली जो बात थी वो ये था कि जो इंडियंस हैं, जो भारतीय हैं, उन्होंने अपना सेल्फ रेस्पेक्ट खो दिया था क्योंकि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में थे। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। स्कॉन्ड मीन्स होता है किसी की इंसल्ट करना। ब्रिटिशर्स अक्सर इंडियंस की इंसल्ट किया करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्थी ऑफ ट्रस्ट, इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी। ऐसा माना जाता था जो भारतीय लोग हैं, ब्रिटिशर्स कहते थे जो भारतीय लोग हैं उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। इनकैपेबल ऑफ ऑनेस्टी, और वो ईमानदार भी नहीं है। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। ट्रू योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि आपके सम्मान में, बट आई एम ऑनेस्ट, यानी भारतीय अंग्रेज़ों ने यहाँ के राजा महाराजाओं को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वी आर ऑनेस्ट, कि हम लोग क्या है, ईमानदार हैं, जबकि इंडियंस नहीं हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। एक मर्चेंट्स होने के नाते आप सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो ब्रिटिशर्स थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन 1600 भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, और एक व्यापारी होने के नाते, एक मर्चेंट्स होने के नाते द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। वो चाहते थे कि उनका मुनाफा ज़्यादा हो। द हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। उन्होंने किसानों के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से जो फार्मर्स थे वो फोर्स्ड हो गए, कंपेल्ड हो गए टू अबेंडन मतलब होता है छोड़ देना, देयर फील्ड्स। किसानों ने अपने खेतों को छोड़ दिया क्योंकि टैक्सेस इतने ज़्यादा थे। बट योर men are taking all my crops. You are still in arrears. If you don't pay next week, I will send you to jail. अब इसमें ये कहा जाने लगा अंग्रेज़ों के द्वारा कि योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप्स। अब कहने का मतलब है एक तो जो भारतीय किसान है वो अंग्रेज़ों के लिए खेतों में काम करे, उनको फिर टैक्स भी पे करे, और उसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते थे, और साथ ही साथ ये कहा करते थे कि यू आर स्टिल इन एरियर्स। एरियर्स का मीन्स होता है बकाया, रिमेनिंग, यानी उनसे ये कहा जाता था कि आपने अभी अपना टैक्स पूरा नहीं किया है, आपका टैक्स अभी पिछली बार का बचा हुआ है, और अगर आप अपना टैक्स पे नहीं करेंगे आई विल सेंड यू टू जेल, तो हम आपको जेल भेज देंगे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। ब्रिटिशर्स हमेशा ये सोचने में लगे रहते थे कि कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India.
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड में जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता था, जो भी सामान बनाया जाता था, उसे भारत में इंपोर्ट करने के लिए उसके ऊपर से सारे टैक्सेस हटा दिए। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के इस तरीके से जो इलीगल लॉज थे, उन्होंने धीरे धीरे भारत को क्या करना शुरू कर दिया, क्रिपल। क्रिपल मीन्स होता है लेम, लंगड़ा, यानी कि एक तरीके से अपाहिज कर देना। तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी, जो भारत के उद्योग थे, धीरे धीरे वो डगमगा गए। इनएविटेबली फेमाइंस फॉलोड। और उस दौरान भारत में कई सारे फेमाइंस मतलब अकाल पड़ जाना। इनएविटेबली मीन्स होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। सिचुएशंस बहुत ज़्यादा टफ हो चुकी थी। Between 1822 and 1836, 15 lakhs Indians died of starvation. Starvation में होता है भूखमरी, यानी कि भूख से मरना। तो 1822 से लेके 1836 के बीच में 15 lakhs के नियरली जो इंडियंस थे वो भूख के मारे मर गए। The British policies ruined the expert artisans and their business. तो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने रीउंड मीन्स होता है डिस्ट्रॉय, तबाह कर देना। तो जो इंडियन एक्सपर्ट आर्टिस्ट थे, यानी कि जो काश्तकार थे, उनके बिजनेस को धीरे धीरे ठप कर दिया, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। क्योंकि जो इंग्लैंड में जो गुड मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा था, उसे भारत में सस्ते दामों में बेचा जा रहा था, जिसकी वजह से भारत का जो इंडियन जो इंडस्ट्रीज़ थी वो धीरे धीरे ख़त्म होना शुरू हो गई। द फोर्थ पार्ट, राम मोहन रॉय 1772 to 1833. Ram Mohan Roy, a learned man from Bengal, understood what was wrong with the country. जो राम मोहन रॉय थे, लर्निड मैन, लर्निड मतलब होता है इंटेलेक्चुअल, ज्ञानी पुरुष, जो कि बंगाल के थे, वो समझ गए थे कि आखिर हमारे देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज अवर सेल्फ। डिस्पाइज मीन्स टू हेट समबडी। तो राजा राम मोहन रॉय ने ये कहा कि हमें आपस में एक दूसरे से घृणा नहीं करनी चाहिए। अवर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट। हमारा जो पूर्व का जो हमारा इतिहास है, जो हमारा जो संस्कृति है, जो कल्चर है, वो बहुत ज़्यादा महान है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। और हम इतने योग्य हैं कि हम बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म अवर सोसाइटी। लेकिन इससे पहले हमें अपने समाज को रिफॉर्म करना पड़ेगा। सुपरटिशियंस हैव बीन रूइनिंग अस। सुपरटिशियंस मीन्स होता है अंधविश्वास। जो हमारे समाज में अंधविश्वास है, वो धीरे धीरे हमें ख़त्म कर रहा है। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। उन्होंने अपनी वाइफ उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। जो गाय होती हैं वो अलग अलग रंगों की होती है, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम। लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। हर टीचर्स की अपनी अपनी ओपिनियंस होते हैं, सजेशंस होते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। एसेंस मीन्स होता है अ पर्टिकुलर क्वालिटी। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। राजा राम मोहन रॉय का मानना ये था कि जो भी ज्ञान हम गेन करते हैं वो साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकली होना चाहिए। ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर्स बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड दैम इन 1823। राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर्स पब्लिश करना शुरू कर दिया, लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, जो सस्पिशियस थे, जिनको लगता था कि राजा राम मोहन राय के न्यूज़पेपर पब्लिश करने की वजह से जो इंडियंस हैं वो इवोक्ड हो जाएंगे, उन्होंने 1823 में उनके इस काम को बंद कर दिया। ही क्रॉस्ड द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल। देयर ही टोल्ड देम। तो राजा राम मोहन राय ने जब देखा कि ब्रिटिशर्स को हराना मुश्किल है, तो वो क्रॉस द सी यानी समुद्र पर यानी इंग्लैंड गए, और वहाँ उन्होंने ये देखा कि ब्रिटिशर्स आखिर इतने पावरफुल कैसे हैं। देयर ही टोल्ड देम। वहाँ उन्होंने उनसे कहा, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट्स, बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट्स। तो वहाँ राजा राम मोहन रॉय ने उनसे ये कहा कि हम आपको एज अ रूलर एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आपको भी हमें एज अ सब्जेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना पड़ेगा, हमें वचन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे इस चैप्टर के 4 पार्ट्स कंप्लीट होते हैं, और आपको इन 4 पार्ट्स के डिफ़िकल्ट वर्ड्स की हिंदी मीनिंग अपने रफ कॉपी में लिखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।